Hello everyone. Today's lecture of cognitive psychology is about eyewitness testimony. और आज के इस लेक्चर में हम eyewitness testimony क्या होती है और एक्यूरेसी ऑफ eyewitness testimony के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि eyewitness testimony कहते किसे हैं। Eyewitness testimony is what happens when a person witnesses a crime or accident or other legally important event or later gets up on the stand and recounts for the court all the details of the witnessed event. तो आई विटनेस टेस्टिमनी किसी भी विटनेस के द्वारा क्राइम सीन पर देखी गई चीजों को कोर्ट में एज इट इज बताने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसी भी पर्सन ने किसी क्राइम को होते हुए देखा है, किसी एक्सीडेंट को होते हुए देखा है या किसी भी दुर्घटना को होते हुए देखा है और वो विटनेस कोर्ट रूम में जाकर वहाँ पर अपने देखे गए सारे क्राइम सीन को एज इट इज बयान करता है जज के सामने। तो इस सारी प्रक्रिया को आई विटनेस टेस्टिमनी कहा जाता है। It involves a more complicated process than might initially be presumed. तो इस सारी प्रक्रिया में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। It includes what happens during the actual crime to facilitate or hamper witnessing, as well as everything that happens from the time the event is over to the later courtroom appearance. तो इस सारी प्रोसेस में यानी आई विटनेस टेस्टिमनी की प्रोसेस में एक्चुअल क्राइम सीन पर क्या हुआ उस चीज से लेकर आई विटनेस कितना एक्यूरेटली उस क्राइम सीन को बता रहा है या कितना ज्यादा उसको चेंज करके बता रहा है, इन सब चीजों को थोड़ा सा इन सब चीजों की वजह से आई विटनेस टेस्टिमनी थोड़ा सा कठिन हो जाती है। The eyewitness may be interviewed by the police and numerous lawyers, describe the perpetrator to several different people and make an identification of the perpetrator among other things. तो आई विटनेस को पुलिस के द्वारा और अलग अलग लॉयर्स के द्वारा इंटरव्यूड किया जाता है, यानी आई विटनेस का इंटरव्यू लिया जाता है और उसको अलग अलग लोगों के सामने सेम क्राइम सीन को बार बार बताना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी बहुत बार आई विटनेस टेस्टिमनी में इफेक्ट देखने को मिलता है। Eyewitness testimony is the account a bystander or victim gives in the courtroom, describing what that person observed that occurred during the specific incident under investigation. तो यहाँ दो वर्ड हैं, बाइस्टैंडर एंड विक्टिम। तो बाइस्टैंडर वो व्यक्ति होता है जो क्राइम सीन पर मौजूद है लेकिन क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, और विक्टिम वो व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी क्राइम या दुर्घटना हुई है, उसको विक्टिम कहा जाएगा। तो आई विटनेस टेस्टिमनी दोनों ही व्यक्ति दे सकते हैं, बाईस्टैंडर भी दे सकता है, यानी जिस व्यक्ति ने क्राइम को होते हुए देखा है वो व्यक्ति भी आई विटनेस टेस्टिमनी दे सकता है, यानी उस क्राइम सीन को बता सकता है। और विक्टिम जिसके साथ कोई क्राइम या दुर्घटना हुई है वो व्यक्ति भी आई विटनेस टेस्टिमनी अपनी दर्ज करवा सकता है कोर्ट रूम में। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आई विटनेस टेस्टिमनी कोर्ट रूम में बाईस्टैंडर या विक्टिम द्वारा क्राइम सीन के बारे में दिया गया बयान होता है कि उसने वहां पर क्राइम सीन पर क्या ऑब्जर्व किया या क्या देखा। Ideally, this recollection of events is detailed. However, this is not always the case. तो नॉर्मली आई विटनेस टेस्टिमनी क्राइम सीन पर हुए उस इवेंट का रिकलेक्शन होता है, हर एक छोटी छोटी डिटेल का एक कलेक्शन होता है जिसमें व्यक्ति उन सब चीजों को याद करके कोर्ट रूम में जज के सामने बताता है। दिस रिकलेक्शन इज यूज्ड एज एविडेंस टू शो व्हाट हैपेंड फ्रॉम अ विटनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रिकलेक्शन एक एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है कि विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम सीन पर क्या घटित हुआ था, इसी तरीके से बाइस्टैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्राइम सीन पर क्या घटित हुआ था। मेमोरी रिकॉल हैज बीन कंसिडर्ड
credible source in the past but has recently come under attack as forensic can now support psychologists in their claim that memories and individual perceptions can be unreliable, manipulated and biased. तो मेमोरी रिकॉल को पुराने समय में एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स माना जाता था आई विटनेस टेस्टिमनी में, लेकिन अभी रिसेंटली जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि लोग मेमोरी रिकॉल को अपने इंडिविजुअल परसेप्शन के अकॉर्डिंग या अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग या नीड या फिर अपने प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं या वो बायस्ड हो सकते हैं किसी वजह से, या कई बार अनरिलायबल भी वो हो सकते हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. As a result of this, many countries and states within the United States are now attempting to make changes in how eyewitness testimony is presented in court. Eyewitness testimony is a specialized focus within cognitive psychology. तो अब बहुत सारी कंट्रीज जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हैं, इन बहुत सारी कंट्रीज ने आई विटनेस टेस्टिमनी को कोर्ट में प्रेजेंट करने में बहुत सारे बदलाव किए हैं. आई विटनेस टेस्टिमनी फोरेंसिक साइकोलॉजी का ही एक कंसेप्ट है और इसमें कोग्निटिव साइकोलॉजी भी जुड़ी होती है, यानी कोग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है आई विटनेस टेस्टिमनी में. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं, यानी जो विक्टिम या बायस्टैंडर आई विटनेस टेस्टिमनी दे रहा है वो कितना सही या कितना एक्यूरेटली चीजों को बता रहा है. तो यहाँ पर फैक्टर्स में दो वेरिएबल्स मेनली इफेक्ट करते हैं, एक है एस्टिमेटर वेरिएबल और दूसरा है सिस्टेमेटिक वेरिएबल. एस्टिमेटर वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें विटनेस की कैरेक्टरिस्टिक, इवेंट की कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टिमनी और टेस्टिमनी इवेलुएटर्स, यानी जो टेस्टिमनी को इवेलुएट कर रहे हैं, यानी कि पुलिस हो सकती है, जज हैं या फिर लॉयर्स हैं, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक शामिल होती हैं एस्टिमेटर वेरिएबल्स के अंदर. और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो हैं सिस्टमैटिक वेरिएबल्स. तो सिस्टमैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि मेनली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस आ गई है, लॉयर आ गए हैं और जज आ गए हैं. तो ये सब आएंगे सिस्टमैटिक वेरिएबल में. एस्टिमेटर वेरिएबल में विक्टिम या बाइस्टैंडर की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी मेनली, और सिस्टमैटिक वेरिएबल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी. तो एस्टिमेटर वेरिएबल के अंदर और कौन-कौन से फैक्टर्स आते हैं जो आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को या सटीकता को इफेक्ट करते हैं? पहला है मेमोरी कन्फर्मिटी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, नेक्स्ट है एज ऑफ विटनेस, यानी विटनेस की एज क्या है, अगला है सोर्स मॉनिटरिंग, नेक्स्ट है रिकंसोलिडेशन और रिकंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट. इसी तरीके से सिस्टमैटिक वेरिएबल में भी फर्दर और फैक्टर हैं. तो सिस्टमैटिक वेरिएबल के अंदर मेनली टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इफेक्ट करते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी. तो अब इन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में करेंगे. सबसे पहले हम एस्टिमेटर वेरिएबल्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसे वेरिएबल जो कि मेनली विक्टिम या बायस्टैंडर, यानी जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिसने क्राइम को होते हुए देखा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक या इवेंट की कैरेक्टरिस्टिक शामिल होती हैं, उनकी हम बात करेंगे. तो पहली एस्टिमेटर वेरिएबल है मेमोरी कन्फर्मिटी, जो कि आई विटनेस टेस्टिमनी की सटीकता या एक्यूरेसी को प्रभावित करता है. अब मेमोरी कन्फर्मिटी क्या होता है वो हम देखते हैं. व्हेन अ क्राइम अकर्स एंड मल्टीपल पीपल आर अराउंड टू विटनेस इट, द फर्स्ट रिएक्शन इज यूजुअली टू गो टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू टू कंफर्म व्हाट यू जस्ट सा. तो मेमोरी कन्फर्मिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्राइम सीन पर मौजूद व्यक्ति वहां मौजूद दूसरे व्यक्तियों से जाकर कंफर्म करता है कि जो उसने देखा है क्या वो ठीक है.
यानी आपने देखा होगा कि क्राइम सीन पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो वो एक-दूसरे से कंफर्म कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं कि क्या ऐसा हुआ? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उससे पूछेंगे कैसे हुआ? किसी की डेथ हुई या नहीं हुई? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन्स हैं कंफर्म करने के लिए कि वो जो देख रहे हैं वो ठीक है, इसको मेमोरी कंफर्मिटी कहा जाता है। If you and other witnesses are required to stay at the scene of the crime, you are more likely to talk to more and more people about their perspective. तो अगर कोई भी व्यक्ति या विटनेस वहाँ ज़्यादा देर तक रुक रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेगा कि वो जैसा सोच रहा है, वैसा ही बाकी लोग भी सोच रहे हैं या नहीं। दिस कैन लीड टू मेमोरी कन्फर्मिटी। ये इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो उनकी मेमोरी को एक कंफर्मेशन देता है कि वो जो देख रहे हैं वो कंफर्म है वो चीज, इसी को मेमोरी कंफर्मिटी कहा जाता है। मेमोरी कंफर्मिटी इज व्हेन यू रिपोर्ट अनदर पर्सन्स एक्सपीरियंस एज योर ओन। मेमोरी कंफर्मिटी तब होती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस को अपने जैसा ही होता हुआ पाते हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति भी आपके जैसा ही महसूस कर रहा है, तो वो मेमोरी कंफर्मिटी कहलाएगा। Of course, in some cases, this can be a positive thing if enough people saw the right thing and were able to report it accurately. तो ये ऑब्वियस है कि अगर किसी क्राइम सीन पर सभी लोग ऐसी ही चीज देख रहे हैं और व्यक्ति जैसा सोच रहा है, सब लोग वैसी ही बात बता रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज हो जाती है आई विटनेस टेस्टिमनी के लिए कि वो उस चीज को बिल्कुल सही जज कर रहा है और सही देख रहा है। However, most memory conformity comes from wanting your personal experience to match others. हालांकि कई बार बाइस्टैंडर या जो विटनेस होता है वो मेमोरी कंफर्मिटी इस तरीके से लेकर आता है कि उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को वो दूसरों से मैच करना चाहता है, यानी कि दूसरे लोग जैसा सोच रहे हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी वैसा ही बनाना चाहता है। तो कई बार उसने देखा कुछ और होता है, लेकिन बाकी व्यक्तियों से जब वो पूछता है, बाकी सभी कुछ और बता रहे होते हैं, तो वो भी अपनी थिंकिंग को उन्हीं के जैसा सोचना स्टार्ट कर देता है या उन्हीं के जैसा अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेता है। Individuals who identified a suspect with blonde hair, but two other people reported they had brown hair, the person who identified blonde hair would most likely change their answer. तो इसका एग्जाम्पल है कि एक क्राइम सीन है, वहां पर एक व्यक्ति ने देखा कि सस्पेक्ट के हेयर्स जो हैं वो ब्लोंड थे, लेकिन वहां मौजूद दो और लोग कह रहे हैं कि ब्राउन हेयर्स थे उसके। तो कई बार ये पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन जो ब्लोंड हेयर बता रहा था वो भी अपने आंसर को ब्राउन हेयर्स में चेंज कर लेगा। तो ये मेमोरी कंफर्मिटी की वजह से होता है। People may agree with another person because of normative pressures to confirm even when they believe the response is in the error. तो जनरली ये देखा जाता है कि लोगों को ये पता होता है कि ये गलत है या उन्होंने ये नहीं देखा है, इसके बावजूद वो दूसरे लोगों के साथ अपने आंसर को मैच करने के प्रेशर में अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। कई बार मेमोरी कंफर्मिटी बढ़ा भी देती है एक्यूरेसी को। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। In the event of witnessing a crime, it happens so quickly one can be susceptible to being in a state of shock. तो किसी भी क्राइम के आई विटनेस के समय सब कुछ इतना जल्दी होता है कि व्यक्ति अचानक से शॉक की स्टेज में चला जाता है। उसको सोचने समझने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि उसने क्या देखा है, क्या हुआ है। Once the initial surprise wear off, an individual can be left wondering what just happened. एकदम से जैसे ही स्टार्टिंग का सरप्राइज खत्म होता है, तो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है कि अभी एकदम से क्या हुआ मेरी आंखों के आगे। The problem with witnessing trying to recall such specific information is that short-term memory only keeps item in the brain for about 10 to 15 seconds. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उस आई विटनेस टेस्टिमनी को जब रिकॉल किया जाता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी आइटम मैक्सिमम 30 सेकंड तक ही रह सकता है। तो 30 सेकंड के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच गई तो उसको याद रहेगी, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना पहुंच के खत्म हो गई इन्फॉर्मेशन, तो व्यक्ति को वो चीज याद नहीं आएगी।
तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी इफेक्ट बहुत बार आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी पर पड़ता है। नेक्स्ट है एज ऑफ विटनेस। तो एज भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है आई विटनेस टेस्टिमनी को। जैसे कि जो बच्चे हैं उनमें सजेस्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बच्चे दूसरों का सजेशन बहुत आसानी से मान लेते हैं। तो सजेस्टिबिलिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें विटनेस एक्चुअल इवेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के सजेशन के बाद चेंज भी कर सकता है। यानी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो दूसरे लोगों से पूछता है और वहाँ पर वो लोग उसको कुछ ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे नहीं बतानी है, अगर आप ये चीज़ एक्चुअल बताओगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इस तरीके के सजेशन बच्चे बहुत आसानी से मान लेते हैं और वो उस वजह से अपने रिस्पॉन्स को या फिर अपनी मेमोरीज़ को चेंज करके कोर्ट रूम में बता सकते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी लीडिंग क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और दूसरे कोई ऐसे पोस्ट इवेंट डिटेल हो सकते हैं जिनकी वजह से या तो वो डर सकते हैं या फिर घबरा सकते हैं, एंशियस हो सकते हैं। तो उस वजह से बहुत बार बच्चे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी में। हालाँकि थोड़े से बड़े बच्चे एडोलेसेंट्स जो हैं वो फिर भी सटीक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन जैसे प्री स्कूल एज के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा सजेस्टिबिलिटी फेस करते हैं और सजेस्टिबिलिटी में आकर वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। In addition, recent meta-analysis found the older adult over age 65 tend to be more susceptible to memory distortion brought about misleading post-event information. तो इसी तरीके से बच्चों की जैसे ही जो ज़्यादा बड़ी एज के लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, 65 से ऊपर के लोग भी सेम इसी तरीके से मेमोरी डिस्टॉर्शन के शिकार होते हैं और वो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आई विटनेस टेस्टिमनी में नहीं दे पाते हैं। तो ज़्यादातर एडोलेसेंट्स और अडल्ट्स ही किसी भी क्राइम सीन की या फिर एक्सीडेंट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। तो इस तरीके से एज विटनेस की एज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आई विटनेस टेस्टिमनी को। नेक्स्ट है सोर्स मॉनिटरिंग। Source monitoring refers to the hypothetical cognitive process by which people identify the source of their recollection. तो सोर्स मॉनिटरिंग एक ऐसा हाइपोथेटिकल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने रिकलेक्शन के सोर्स की पहचान करता है कि वो जिन चीजों को याद कर रहा है उसका स्रोत क्या है, उनकी पहचान करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सोर्स मॉनिटरिंग एट्रीब्यूशन आर परफॉर्म्ड वेरी रैपिडली एंड विदाउट फिनोमिनल अवेयरनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ज्यादातर सोर्स मॉनिटरिंग बहुत जल्दबाजी में की जाती है और व्यक्ति अपने डिसीजन मेकिंग से अवेयर नहीं रहता है, क्योंकि ये सब कुछ इतना जल्दी घटित होता है कि व्यक्ति को और कोई डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन कई बार ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज होती है या रैपिड होती है। इसके बाद भी व्यक्ति सोर्स की पहचान नहीं कर पाता है ठीक तरीके से। तो क्राइम के होने के पहले और बाद में और बहुत सारे इवेंट होते हैं और कई बार विटनेस दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपनी आई विटनेस टेस्टिमनी को चेंज कर लेते हैं। तो व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले दूसरे लोगों की बातें भी सुनता है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। इसके साथ-साथ वो याद करने की कोशिश करता है कि जो उसने देखा वो ठीक देखा या उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? क्या वो जो चीज़ें बता रहा है उसका
सोर्स एकदम ठीक है या फिर क्या स्रोत है उसकी इन्फॉर्मेशन का, और कई बार व्यक्ति उस एग्ज़ैक्ट सोर्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई भी क्राइम हुआ कि किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया दूसरे व्यक्ति को, तो जो आई विटनेस है वो उस व्यक्ति की एग्ज़ैक्ट पहचान कई बार नहीं कर पाता है। वो कैरेक्टरिस्टिक तो बता देगा, लेकिन जब उस क्रिमिनल को उसके सामने लाया जाएगा, तो वो उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से सोर्स मॉनिटरिंग में एरर आने की वजह से भी कई बार आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी में कमी आती है। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसोलिडेशन। Every time a witness reflects on an event, it is only natural that the memory can begin to fade or to be changed due to reconsolidation. तो कई बार जब किसी भी इवेंट को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी मेमोरी में चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, अपने खुद के परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग व्यक्ति उसमें रिकंसोलिडेशन और रिकंस्ट्रक्शन कर लेता है, यानी उनमें बदलाव कर लेता है। तो इस वजह से भी कई बार आई विटनेस टेस्टिमनी एक्यूरेट नहीं रहती है, यानी उसकी एक्यूरेसी को इफेक्ट करती है रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसोलिडेशन। Shasta and Loftus cited that reconsolidation may be a mechanism for updating memories with current information to keep them relevant. यानी रिकंसोलिडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी मेमोरीज को करंट इंफॉर्मेशन के साथ ऐड करके उसको रेलिवेंट बनाने की कोशिश करता है। यानी कि वो अपनी एक्चुअल मेमोरीज में दूसरे लोगों से सुनी हुई चीज़ों को भी ऐड कर देता है और उसको एक नए तरीके से अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो इसको रिकंस्ट्रक्शन या रिकंसोलिडेशन कहते हैं, यानी दोबारा से किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर वो अपनी मेमोरीज को दोबारा से रिक्रिएट कर लेता है। तो उसकी वजह से कई बार आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी में कमी आती है। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी। Many of the early studies of memory demonstrated how memories can fail to be accurate record of experience because juries and judges don't have assessed the original event. It is important to know whether a testimony is based on actual experience or not. तो बहुत बार ये स्टडीज हुई हैं कि क्या कोई विटनेस जो चीजें बता रहा है वो एकदम एक्यूरेटली बता रहा है, क्योंकि जजेस और जूरीज के पास ऐसा कोई इस तरह का यंत्र नहीं होता है कि वो इस चीज की पहचान कर सकें कि बायस्टैंडर या विक्टिम जो आई विटनेस टेस्टिमनी दे रहा है वो उसके एक्चुअल एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है या नहीं है। तो कई बार लोग अपनी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो चीज़ें उन्होंने देखी थी, उन चीज़ों में और बहुत सारी नई चीज़ों को वो ऐड कर लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसने क्राइम को होते हुए देखा है और उसको स्टेटमेंट के लिए लाया जाता है, वहाँ पर 2 लोग और बैठे हैं जिनको स्टेटमेंट के लिए लाया गया है। वो उनकी स्टेटमेंट सुनता है और वो अगर महसूस करता है कि उन दोनों की स्टेटमेंट उसकी स्टेटमेंट से अलग है, तो वो अपनी स्टेटमेंट में उन दोनों व्यक्तियों की बातों को भी ऐड कर सकता है। यानी कि अपनी मेमोरी को वो दोबारा से बना सकता है, यानी एक नई मेमोरी के रूप में बना सकता है। तो इसी को रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी कहा गया है। In a 1932 study, Frederick Bartlett demonstrated how serial reproduction of a story distorted accuracy in recalling information. तो बार्टलेट ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक स्टोरी ली और जो उन्होंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने ये पाया कि जितने ज़्यादा लोगों को वो स्टोरी बताई गई, उतना ही ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिला। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि पार्टिसिपेंट को एक नेटिव अमेरिकन स्टोरी बताई और उसको बार-बार थोड़े-थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट करने को कहा। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हर एक
रिपीटेशन के बाद स्टोरी में कुछ ना कुछ चेंज मिला उनको। और जब उन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट लिया तो वो स्टोरी एकदम से कुछ अलग ही नई स्टोरी के रूप में उभर कर सामने आई। यानी कि लोगों ने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर कई बार उनको ठीक से सुनाई नहीं दिया। कई बार उन्होंने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया उसको, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो लोगों ने उसमें और बहुत कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी भी आई विटनेस टेस्टिमनी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब बार्टलेट का ये मानना था कि रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी में स्कीमा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, यानी कि लोगों का स्कीमा किस तरीके का है वो इफ़ेक्ट करता है कि उनकी मेमोरी में किस तरह का रिकंस्ट्रक्शन आएगा या वो अपनी मेमोरी को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो स्कीमा एक जनरलाइज़ेशन होता है जो ज़्यादातर लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, यानी लोग एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पर चीज़ों को जनरलाइज़ कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखने लगते हैं। नेक्स्ट है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। Elizabeth Loftus is one of the leading psychologists in the field of eyewitness testimony. तो एलिजाबेथ लोफ्टस को आई विटनेस टेस्टिमनी में एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। एलिजाबेथ लोफ्टस ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है आई विटनेस टेस्टिमनी के फील्ड में। शी प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, revolutionizing the field with her bold stance that challenges the credibility of eyewitness testimony in the court. एलिजाबेथ लोफ्टस ने आई विटनेस टेस्टिमनी के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं और उन्होंने आई विटनेस टेस्टिमनी को कोर्ट में किस तरीके से चैलेंज किया जाए इसके ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया है। उन्होंने ये माना कि मेमोरी रिलायबल नहीं होती है और उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी को देखने के लिए कोर्ट में आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ती है। She mainly focuses on the integration of misinformation with the original memory, forming a new memory. उनका मेन फोकस इस बात पर था कि कई बार ओरिजिनल मेमोरी के साथ मिस इन्फॉर्मेशन मिलकर एक बिल्कुल ही नई मेमोरी को बना देती है। उनका मानना ये था कि व्यक्ति की जो एक्चुअल मेमोरी है उसके साथ-साथ कई बार व्यक्ति को मिस इन्फॉर्मेशन भी कहीं न कहीं से मिलती है आस-पास से, या तो वहाँ पर क्राइम सीन पर और लोग मौजूद हैं उनसे मिलती है, या कई बार जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं पुलिस है या लॉयर्स हैं वो लोग उसको कहीं न कहीं से इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वो उस व्यक्ति उसको अपनी मेमोरी में ऐड कर लेता है और एक बिल्कुल ही नई मेमोरी बना लेता है। तो इसकी वजह से भी आई विटनेस टेस्टिमनी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। In one of her experiment, Loftus demonstrated that fast verbal information can integrate with original memory. तो अपने एक एक्सपेरिमेंट में लोफ्टस ने देखा कि व्यक्ति ने अपनी ओरिजिनल मेमोरी के साथ-साथ आसपास से सुनी हुई गलत वर्बल इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर लिया। यानी वहाँ पर और 2-4 लोग उसी सेम क्राइम सीन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, व्यक्ति ने सुना उनको और उसने उनको भी अपनी ओरिजिनल मेमोरी में ऐड कर लिया, और जब उनकी स्टेटमेंट को देखा गया तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट ली गई थी वो अलग थी और थोड़े टाइम बाद जो स्टेटमेंट ली गई उसमें वो सारी चीज़ें भी उसने ऐड कर ली थी जो आस-पास के लोग उस क्राइम सीन के बारे में बोल रहे थे। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट कहलाता है, यानी कि व्यक्ति का अपनी ओरिजिनल मेमोरी के अलावा और दूसरी सुनी हुई चीज़ों को या फिर कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी ओरिजिनल मेमोरी में ऐड कर लेना और एक बिल्कुल ही नई मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेना मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट कहलाता है। Loftus conducted more experiments to prove the reliability of expert psychological testimony versus the accepted basic eyewitness testimony.
It was found that juries who hear about a violent crime are more likely to convict a defendant than of one from a non-violent crime. तो लोफ्टस ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करने की कोशिश की कि बहुत बार एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिमनी ज़्यादा सही रहती है बेसिक आई विटनेस टेस्टिमनी की बजाय। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि ज़्यादातर जो जजेस और जूरी मेंबर्स हैं, वो किसी भी वायलेंट क्राइम में मौजूद व्यक्ति को ज़्यादा वायलेंट क्राइम में मौजूद व्यक्ति को कम डिफेंड करते हैं और नॉन वायलेंट क्राइम में मौजूद व्यक्ति को ज़्यादा डिफेंड करते हैं। To reduce this tendency for a juror to quickly accuse and perhaps wrongly accuse, choosing to utilize expert psychological testimony causes the juror to critically appraise the eyewitness testimony and instead of quickly reaching a faulty verdict. तो इस तरह की चीज़ों की वजह से बहुत बार जजेस बहुत जल्दी पर्सन को एक्यूज कर सकते हैं और रोंग एक्यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए लोफ्टस ने ये माना कि एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिमनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट के अलावा व्यक्ति की इंटेलिजेंस और जेंडर भी आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को इफेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जर्नली ये देखा गया कि एक फीमेल अगर फीमेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को याद करती है तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को रिकॉल करती है और उसमें गलतियाँ होने के कम चांसेस रहते हैं। वहीं अगर कोई मेल किसी मेल से रिलेटेड क्राइम सीन को याद करने की कोशिश करता है तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को रिकॉल कर पाता है। वहीं जो फीमेल हैं वो माइनर डिटेल्स को ज़्यादा याद रख पाती हैं, मेल ओनली मेजर डिटेल्स को याद रख पाते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को मेल याद नहीं रख पाते हैं। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन भी एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है जिसकी वजह से आई विटनेस टेस्टिमनी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। तो फेशियल रिकॉग्निशन ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और अगर किसी व्यक्ति ने किसी क्रिमिनल का फेशियल रिकॉग्निशन किया है और उसका फेस देखा है तो वहाँ पर अगर आई विटनेस टेस्टिमनी के समय उनके सामने कोई मिसलीडिंग फीचर भी प्रेजेंट किया जाए तो मोर देन वन थर्ड पार्टिसिपेंट सही चीज को रिकॉल कर लेते हैं और वो वहां बता देते हैं कि ये व्यक्ति वो नहीं है जिसने क्राइम किया था। तो इस तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन भी आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक वेरिएबल्स की। तो सिस्टमेटिक वेरिएबल में वो सभी वेरिएबल्स आते हैं जो कि पुलिस से लॉयर से या जजेस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो लोग आई विटनेस टेस्टिमनी में इंटरव्यू लेते हैं बाइस्टैंडर या विक्टिम का, तो इसमें मेनली टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग किस तरीके की हो रही है वो इफेक्ट करती है कि आई विटनेस टेस्टिमनी कितना एक्यूरेट होगी। As early as 900, psychologists like Alfred Binney recorded how the freezing of questioning during an investigation could alter witness response. तो अल्फ्रेड बिने ने 1900 में सबसे पहले ये रिकॉर्ड किया था कि इन्वेस्टिगेशन के समय किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो विटनेस के रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। Binney believed people were highly susceptible to suggestion and called for a better approach to questioning witness. तो बिने ने ये माना कि ज़्यादातर लोग सजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, यानी लोग सजेशंस को इजीली मान लेते हैं, तो इसीलिए आई विटनेस टेस्टिमनी में एक बेटर क्वेश्चनिंग पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। विटनेस के सामने एक प्रॉपर पैटर्न से ही क्वेश्चंस को रखा जाए जिससे आई विटनेस टेस्टिमनी पर नेगेटिव इफेक्ट कम से कम पड़े।
A prime example of this is in the initial questioning process conducted by authorities. As an official investigation launches, police ask many questions ranging from race to weight of the perpetrator. तो इसका एग्जाम्पल है कि इनिशियल क्वेश्चनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ों से जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो शुरुआत करें क्वेश्चंस की। All the information collected can be used to pull photograph of prime suspect or lead to a lineup. If police suggests their own opinion, whether verbal or non-verbal, it can encourage a witness to change their mind or lead off guessing. तो ज़्यादातर केसेस में अगर पुलिस अपने खुद के ओपिनियन वहाँ सजेस्ट करती है, वर्बल वे में या नॉन वर्बल वे में किसी भी तरीके से, तो उस वजह से विटनेस बहुत बार अपने माइंड को चेंज कर लेता है या फिर वो उनके सजेशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लेता है और सही इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाता है। Studies conducted by Kronberg discovered that in an incident involving a crew attempting to return to the airport but were unable to maintain flight and crashed into an 11-story apartment building. Though no cameras caught the moment of impact on film, many news stations covered the tragedy with footage taken after impact. 10 months after the event, the researcher interviewed people about the crash. तो एक क्रोमबैग ने एक स्टडी की थी जिसमें कि एक क्रू को एयरपोर्ट से लौटना था और वो अपनी फ्लाइट को मेंटेन नहीं कर पाए थे और एक 11 मंजिला इमारत से उनका प्लेन टकराकर क्रैश हो गया था। तो वहाँ हालाँकि कोई कैमरा नहीं था और ज़्यादातर जो मीडिया वाले थे उन्होंने ट्रेजेडी होने के बाद की फुटेज को कवर किया। 10 इस इवेंट के 10 महीने के बाद जब रिसर्चर ने लोगों से इस क्रैश के बारे में क्वेश्चन पूछे या उनका इंटरव्यू लिया, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो रिसर्चर जिस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछ रहा था, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा था। वो जिन लोगों से जिन लोगों से वो ओनली क्रैश की डिटेल माँग रहे थे, तो लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बता रहे थे। वहीं अगर क्रोमबर्ग खुद उनको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहे थे, उस स्टोरी के बारे में या उस क्रैश के बारे में, तो लोग रिसर्चर की बातों को भी अपनी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड कर रहे थे। तो इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट होता है कि जो इंटरव्यूअर है, वो किस तरीके के क्वेश्चन विटनेस के सामने रख रहा है। According to the theories about flashbulb memory, the intense shock of the event should have made the memory of the event incredibly accurate. तो फ्लैशबल्ब मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें व्यक्ति एकदम इनक्रेडिबली एक्यूरेट चीज़ों को याद रखता है, जैसे कि उसकी आँखों के सामने ही वो चीज़ हो रही हो। तो कई बार फ्लैशबल्ब मेमोरी भी आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट करती है। यानी जिन लोगों में फ्लैशबल्ब मेमोरी होगी, वो लोग एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। A survey of research on the matter confirm eyewitness testimony consistently changes over time and based on type of questioning. तो यहाँ पर मेन बात ये निकल कर आती है कि आई विटनेस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरा कितने टाइम बाद उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है या उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। अगर इवेंट के होने के जस्ट बाद ही उनका इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो ज़्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। वहीं अगर टाइम ज़्यादा वहाँ लग जाता है तो एक्यूरेसी उतना ही कम होगी। वहीं अगर उनसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे कि वहाँ इंटरव्यूअर कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा है उनको, तो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी। वहीं अगर इंटरव्यूअर अपने कुछ सजेशन अपने क्वेश्चंस में डाल देगा, तो व्यक्ति एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। And these are the references. Thank you so much.